इश्क खुदा की इबादत है, लेकिन जब यही शब्द किसी के लिए कफन बन जाए तो रूह कांप उठती है। मेरठ की सरधना में एक सिरफिरे आशिक ने प्यार के नाम पर जो खूनी खेल खेला, उसने ममता को लहूलुहान कर दिया और एक बेटी की उम्र भर की नींद उड़ा दी। अपनी आंखों के सामने मां को फरसे से कटती देखना और फिर उसी हत्यारे के साथ 60 घंटे तमंचे के साए में कैद रहना, ये किसी बुरे सपने से बिल्कुल कम नहीं था। जहां आरोपी इसे मोहब्बत का नाम दे रहा है, तो वहीं बेटी की चीखें चीख चीख कर इसे दरिंदगी बता रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन देश दिन भर। मेरठ कांड में हमारा प्रेम संबंध था, मां के हत्यारे ने कोर्ट में खुद को किया बेकसूर साबित। मदुरो के गार्ड्स ने की खूनी उल्टियां, क्या अमेरिका ने दागे घातक सोनिक वेपन। भारी टैक्स से अमीरों का पलायन, क्या बजट में सरकार बदलेगी नियम। ईरान हिंसा में 500 मरे, तेहरान की धमकी पर ट्रंप नेतन्याहू की बड़ी तैयारी। रविवार की शाम आशा ज्योति केंद्र का मंजर बेहद चौंकाने वाला था, गमगीन था। 4 दिन से अपने भीतर खौफ और आंसू दबाए बैठी रूबी जैसे ही अपने पिता सत्येंद्र से मिली, उसका सब्र टूट गया। पिता के गले लगकर वो बस यही दोहराती रही, पापा मैं कितनी अभागी हूँ। अपनी माँ का आखिरी चेहरा देख ना पाई। उसकी आंखों में माँ की वो आखिरी तड़प थी और हत्यारे का वो क्रूर चेहरा जो कि बार बार कौंध रहा था। पुलिस और कोर्ट के सामने रूबी ने इस रूह कपाने वाली घटना की जो कहानी सुनाई, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। गुरुवार की उस दोपहर सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ गन्ने के खेत में जा रही थी। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे पारस सोम ने उसका रास्ता रोका। पारस के हाथ में धारदार फरसा था। उसने जबरन रूबी का हाथ पकड़ा, उसे खींचने की कोशिश की और खींचकर खेत की तरफ ले जाने लगा। जब मां सुनीता अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आई तो पारस ने आओ देखा न ताओ सुनीता पर फरसे से वार करना शुरू कर दिया। रूबी हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पारस के सिर पर खून सवार था। उसने सुनीता को मौत के घाट उतार दिया और रूबी को लेकर तमंचे के बल पर घसीटते हुए खेत में ले गया। करीब 1.5 घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा। धमकी दी कि अगर आवाज निकाली तो उसके पिता और भाई दोनों को मार दूंगा। मां की हत्या के बाद पारस रूबी को लेकर फरार हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो उसे पहले खतौली ले गया और उसके बाद ट्रक के जरिए दिल्ली तक, वहां एक होटल में रात गुजारी। अगले दिन गुरुग्राम में अपने एक दोस्त के पास रुका। पारस लगातार मोबाइल के जरिए गांव की खबरों पर नजर बनाए था। जब उसे लगा कि पुलिस का घेरा बढ़ रहा है तो वो रूबी को लेकर सहारनपुर की टपरी गाँव पहुंचा, जहाँ उसने अपनी बहन के पास आश्रय लेना ठीक समझा। रूबी खामोश रही क्योंकि पारस के चादर के नीचे छिपा तमंचा बार बार परिवार की मौत की एक याद दिला रहा था। मां को रूबी पहले ही खो चुकी थी, भाई और पिता पर कोई वार बर्दाश्त नहीं कर पाती। शनिवार को पारस रूबी को लेकर हरिद्वार जाने की फिराक में था और इसी दौरान उसने एक राहगीर के फोन से अपने परिचित को फोन मिलाया। अब पुलिस की सर्विलांस की टीम इसी एक गलती का इंतजार कर रही थी। लोकेशन मिलते ही मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया और रोड के रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया गया। शाम करीब 7:15 बजे जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस ने पारस को धर दबोचा और रूबी को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। जब आरोपी पारस को स्पेशल सीजीएम की कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपनी सफाई में इश्क का एक ऐसा कार्ड खेला जिससे खुद को निर्दोष साबित कर पाए। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं और रूबी के साथ मेरा 3 साल से अफेयर चल रहा है, हम एक रिश्ते में हैं। पारस के मुताबिक रूबी की शादी कहीं और होने वाली थी और इस वजह से वो नाराज था, अपनी मर्जी से घर से भागे थे। हालांकि रूबी ने कोर्ट में बिना डरे पूरी सच्चाई बयां की है। उसने स्पष्ट कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। इसने मेरी मां को मारा, मेरा अपहरण किया। रूबी ने कागज पर फरसे का चित्र बनाया, पूरी हत्या का तरीका समझाने की कोशिश भी की। फिलहाल आरोपी पारस जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इस वारदात ने पूरे इलाके में नफरत और दुख की एक गहरी लकीर खींच दी। मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के मुताबिक इनके नेतृत्व में पुलिस ने 60 घंटों के भीतर इस केस को सुलझाकर आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आया जब पारस के ही वकील ने कहा कि अब जो पीड़िता थी यानी कि रूबी इस मामले में सफाई पेश कर रही हैं। उनका कहना है कि खींचतान में इस तरह का हमला हुआ, मां की हत्या हो गई, इरादा ऐसा नहीं था पारस का, ऐसा कहने की कोशिश है पारस के वकील की। बहरहाल अभी इसमें कितनी सच्चाई है इस पर हमारी नज़र बनी है, वो अपडेट भी आपको देंगे।
अब आपको ले चलते हैं 3 जनवरी 2026 की उस दरमियानी रात जिसने साबित कर दिया कि दुनिया का एक ही बॉस है, एक ही राजा है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आसमान से बारूद नहीं बल्कि मौत की एक ऐसी अदृश्य और खामोश लहर उतरी जिसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन को पल भर में एक ऐसी प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया जहां इंसान सिर्फ तड़प सकता था, लड़ाई संभव नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के सनसनीखेज खुलासे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया कि कैसे अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो को उखाड़ने के लिए एक ऐसे सोनिक हथियार का इस्तेमाल किया जिसके बारे में दुनिया अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में कहा करती थी, सुना करती थी। यह हमला इतना सटीक और इतना खौफनाक था कि वेनेजुएला के सैकड़ों हथियारबंद सैनिक बिना एक भी गोली चलाए जमीन पर कीड़ों की तरह रेंगने लगे। ऑपरेशन की शुरुआत होते ही वेनेजुएला के आधुनिक रडार सिस्टम अचानक अंधे हो गए और अगले ही पल आसमान में खामोश ड्रोनों का पहरा बैठ गया। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को समझ नहीं आया उन हमलों का जवाब दे कैसे और ये हमला हो कहां से रहा है, क्योंकि हवा में कोई गूंज नहीं थी, सिर्फ एक असहनीय दबाव था जो कि सीधे उनके दिमागों की नसों को फाड़ रहा था। कान से खून बह रहा था, नाक से भी खून की धारा बह रही थी, लगातार खून की उल्टियां हो रही थी। इस बात का भी दावा किया गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी सुरक्षा गार्ड ने उस भयावह मंजर को बयां किया है, बात सामने रखने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी सेना के गुप्त उपकरणों ने अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़नी शुरू की। उसे महसूस हुआ कि उसका सिर अंदर से ब्लास्ट हो रहा है। ये 150 से 160 डेसिबल की वो मारक शक्ति थी जो कि एक जेट इंजन के शोर को भी बौना कर देती है। कुछ ही सेकंड में वहां मौजूद दर्जनों सैनिकों की नाक और कान से खून बहने लगा। वे दर्द के मारे खून की उल्टियां करने लगे और ये एक सोनिक हथियार या फिर डायरेक्ट एनर्जी का वेपन महसूस हुआ। वेपन जैसा घातक इस्तेमाल माना गया जिसने इंसानी शरीर को शॉर्ट टर्म पैरालिसिस की स्थिति में भी डाल दिया। सैनिक खड़े होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके कदम लगातार बार बार लड़खड़ाते रहे जिससे वो मानसिक भ्रम का भी शिकार झेलने लगे। जमीन पर मानसिक भ्रम के कारण ये सैनिक गिरते रहे, यानी कि आप मान सकते हैं कि सैनिकों में इतनी क्षमता ही नहीं थी, इतना साहस ही नहीं बचा था कि वे ट्रंप के सैनिकों से, ट्रंप की सेना से, अमेरिकी सेना से, यूएस डेल्टा फोर्स से लड़ पाए और मदुरो को सुरक्षित कर पाए। गार्ड ने इसे लड़ाई नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम करार दिया जहां अमेरिकी तकनीक के आगे वेनेजुएला की पूरी तकनीक, पूरी सैन्य शक्ति बेबस सी नजर आई। सिर्फ 8 अमेरिकी हेलीकॉप्टर, 20 कमांडो ने इस पूरे इलाके को 30 मिनट में अपने कब्जे में लिया। मदुरो को उठा ले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिशन को मानो एक सफलतापूर्वक झंडे के साथ पूर्ण किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को 2 जनवरी की रात 10:46 पर हरी झंडी दिखाई। इसके बाद 3 जनवरी की सुबह यानी कि 2:48 का वो समय जब हवाई हमले शुरू हुए और ठीक 3:08 बजे अमेरिकी कमांडो सीधे मदुरो के भवन में उतरे। मदुरो का वो किला जिसके बारे में कहा गया, बार बार दावा किया गया कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसे भेदना नामुमकिन है, वो किला ताश के पत्तों की तरह ढहता नजर आया। मदुरो खुद को बचाने के लिए स्टील की दीवारों वाले एक खास सेफ रूम की तरफ भागे लेकिन अमेरिकी सैनिकों की रफ्तार इतनी तेज थी कि मदुरो दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। सुबह 3:29 पर मदुरो और उनकी पत्नी हिरासत में थे और शाम होते होते उन्हें न्यूयॉर्क के कुख्यात एमडीसी जेल में डाल दिया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट द्वारा शेयर किए गए एक चश्मदीद के बयान ने ये तो साफ कर दिया कि अमेरिका अब युद्ध के उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि बिना खून बहाए दुश्मन को खत्म करने की पूरी तैयारी रखते हैं, पूरा दमखम रखते हैं। मदुरो पर ड्रग तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने के भी गंभीर आरोप थे, लेकिन इस ऑपरेशन के तरीके ने पूरे लैटिन अमेरिका में दहशत पैदा कर दी। ट्रंप की ये चेतावनी मैक्सिको अब अगले लिस्ट में है, ये भी कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि अब सोनिक हथियार की मारक क्षमता के साथ मिलकर ट्रंप पूरी दुनिया को एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमला सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं था बल्कि भविष्य के युद्धों का एक ऐसा खौफनाक डेमो था जिसमें सैनिक बिना लड़े हार जाया करेंगे क्योंकि उनका शरीर नियंत्रण में नहीं होगा, उनमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि किसी भी तरह के युद्ध में खुद को आगे पाए। आज वेनेजुएला के 100 से ज़्यादा सैनिकों की मौत इस बात की गवाह है कि तकनीकी श्रेष्ठता के इस दौर में अब किलों और बंदूकों की ज़रूरत नहीं है, इनकी अहमियत खत्म हो गई है। अगर सही हथियार सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ किसी भी तरह के आपको काट मार की ज़रूरत नहीं होगी।
अब नजर डालते हैं आपकी जेब की खबर पर। जी हाँ, बजट 2026 1 फरवरी को पेश किया जाना है और इसको लेकर तमाम सवाल आपके मन में होंगे। इसी बीच रिची रिच यानी कि धनी लोगों के लिए भी अपडेट है। दुनिया के नक्शे पर जब सरहदें सिर्फ नक्शों तक सीमित रह जाए और पूंजी एक क्लिक पर 7 समंदर पार जाने की ताकत रखे तो सरकारों के लिए सुपर रिच यानी कि अत्यधिक अमीरों पर नकेल कसना आग से खेलने जैसा है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए चुनौती और भी बड़ी है, जहां पर एक तरफ सरकारी खजाने को भरने का दबाव है तो दूसरी तरफ उन धन कुबेरों को रोके रखना एक बड़ी मजबूरी है जो कि देश में निवेश और रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। आगामी बजट 2026-27 को लेकर भी ये एक बड़ी कश्मकश बनी हुई है कि सरकार अपनी गिरती हुई कमाई की भरपाई के लिए अमीरों की जेब पर और अधिक बोझ डालेगी या फिर कैपिटल फ्लाइट यानी कि पूंजी के पलायन के डर से अपने हाथ पीछे खींच लेगी। मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो सरकार के पास इन दिग्गजों पर दबाव बनाने की गुंजाइश बेहद कम है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज दुनिया में रेजिडेंसी यानी कि किसी देश की नागरिकता या वहां बसना सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि गणित का एक विषय बन गया। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है और स्पष्ट रूप से कहना भी है कि अगर सरकार ने आगामी बजट में सुपर रिच पर इनकम टैक्स का सरचार्ज बढ़ा दिया या फिर 2015 में खत्म हो चुके वेल्थ टैक्स को दोबारा लागू किया तो भारत के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि अरबपति देश छोड़कर दुबई, सिंगापुर या अन्य कम टैक्स वाले देशों की ओर रुख करेंगे। यह सिर्फ टैक्स का नुकसान नहीं होगा बल्कि उस टैलेंट और उस एंटरप्रेन्योरशिप का भी भारी नुकसान होगा जो कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाया करते हैं। फिलहाल 5 करोड़ रुपए से अधिक कमाने वालों पर 25% सरचार्ज लगता है जिसे 2023 में ही 37% से घटाकर कम किया गया। अब ऐसे में महज 3 साल के भीतर इसे दोबारा बढ़ाना सरकार की नीतियों में अस्थिरता का एक संकेत दे सकता है जिससे विदेशी निवेशक भी बेदक जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी दरों में कटौती और कम इनकम टैक्स कलेक्शन की वजह से सरकारी खजाने को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। इस घाटे को पाटने के लिए सरकार को रेवेन्यू के नए स्रोतों की भी तलाश है ताकि रक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च कम करना पड़े। इसके बावजूद वेल्थ टैक्स जैसी प्रशासनिक रूप से जटिल व्यवस्था को एक बार फिर लागू करना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। जानकारों का कहना है कि टैक्स लगाने में वर्टिकल इक्विटी यानी कि ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लेने का सिद्धांत तो सही है लेकिन इसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। यदि टैक्स की दरें 40 से 42% से ऊपर जाती है तो लोग ईमानदारी से टैक्स देने की बजाय देश छोड़ने या फिर कर चोरी के रास्ते भी तलाशने लगते हैं और ये बेहद स्वाभाविक है। आगामी बजट 2026-27 में सरकार किसी क्रांतिकारी या दमनकारी टैक्स बढ़ोतरी की बजाय टैक्स स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता पर अब ध्यान दे सकती है। संभावना तो यही कि सरकार सरचार्ज की दरों में कोई बड़ी छेड़छाड़ नहीं करेगी। इसके बजाय सरकार का जोर टैक्स के दायरे को बढ़ाने, तकनीकी खामियों को दूर करने और डिजिटलीकरण के जरिए कर चोरी रोकने पर रह सकता है। चूंकि 2023 में ही उच्चतम सरचार्ज को 37 से घटाकर 25% किया गया, इसलिए सरकार इस व्यवस्था को कुछ और वर्षों तक स्थिर रखकर निवेशकों का भरोसा जीतना चाहती है। सरकार ये भी भली भांति जानती है कि रक्षा क्षेत्र के लिए धन जुटाने की हड़बड़ी में अगर उसने देश के रोजगारदाताओं और पूंजीपतियों को नाराज कर दिया तो लंबे समय में देश का आर्थिक ढांचा चरमरा जाएगा। इसलिए इस बजट में अमीरों पर कड़े प्रहार की बजाय उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करने वाले संतुलित कदमों की एक बड़ी उम्मीद है और सरकार ऐसा कर भी सकती है। 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश होगा तो स्थिति और अधिक साफ होती आपको नजर आएगी। अब आपको ले चलते हैं ईरान और ईरान के उस कत्लेआम की एक कहानी सुनाने के लिए जहां पर अब विरोध प्रदर्शन में मौत का आंकड़ा 500 को पार कर गया। जब किसी देश की मिट्टी अपनों के ही खून की प्यासी होने लगे तो सब्र की दीवार टूट जाती है और फिजाओं में बारूद की गंध घुलने लगती है। ईरान की गलियों में आज चीखों, आंसुओं, धधकती आग की गवाही चौतरफा है, जहां आज़ादी की चाहत और सत्ता की सख्ती के बीच एक पूरी नस्ल कुर्बान हो रही है। ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक ऐसी मानवीय त्रासदी है, एक त्रासद मंजर है जिसने दुनिया की रूह को कंपा दिया। 500 से ज्यादा लाशें, हजारों गिरफ्तारियां और मातम में डूबे घर। ईरान आज एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है।
ये दुखद है कि जिन सड़कों पर खुशहाली की दुआएं मांगी जानी थी, वहां पर आज मासूमों का लहू बहाया जा रहा है और हुकूमत की बंदूकों की गड़गड़ाहट ने संवाद की हर गुंजाइश को दफन कर दिया। मानवाधिकार संगठन HRANA की रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देगी। उनके मुताबिक इस खूनी संघर्ष में अब तक 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। मौत का यह आंकड़ा 500 के पार जा चुका है। अब इसमें न जाने कितने सपने और कितनी उम्मीद हमेशा के लिए अब खामोश हो गई। 10,600 से ज्यादा लोगों को सलाखों के पीछे ठूस दिया गया, जहां उनकी नियति का फैसला किसी अदालत में नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में होना है। यह आक्रोश 28 दिसंबर को महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही इसने 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद की सबसे बड़ी व्यवस्था विरोधी लहर का एक रूप ले लिया। लोग अब सिर्फ रोटी की नहीं बल्कि अपनी पहचान और आज़ादी की बड़ी और कड़ी मांग कर रहे हैं, बुनियादी मांग कर रहे हैं। इस आंतरिक उथल पुथल के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने आग में घी डालने का काम किया। ईरान की संसद के स्पीकर और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल को ललकारा है। उनकी चेतावनी में नफरत और इंतकाम की साफ झलक है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य हस्तक्षेप की गलत गणना की तो अंजाम बहुत भयानक होने वाले हैं। अब ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उस पर आंच आई तो समूचे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे और इजरायली ठिकाने उसके वैध निशाने पर होंगे। ये धमकी उस खौफनाक मंजर की ओर इशारा कर रही है जहां पर एक स्थानीय विद्रोह किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध जैसी विभीषिका में तब्दील हो सकता है। ईरानी प्रशासन अब दमन को ही समाधान मान रहा है। अब उनकी सीधी मंशा यही है कि इन विरोधों को रोका जाए, विरोध प्रदर्शन करने वालों को शांत करा दिया जाए, तभी देश में शांति खुशहाली एक बार फिर बहाल हो जाएगी। पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादन के सख्त निर्देश हैं कि उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। इंटरनेट की पाबंदी और भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए आवाज़ों को दबाने की कोशिश भी है, लेकिन जिस आग को जनता के सीने में सुलगाया गया उसे बुझाना अब मुश्किल लग रहा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का बार बार यही कहना कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा तनाव को अपने चरम पर ले जा रहा है। सवाल तो ये कि क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है? क्या ईरान की सड़कों पर बहा ये खून सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा या फिर ये सत्ता परिवर्तन की किसी बड़ी आंधी का एक आगाज है? आज ईरान का हर कोना दर्द से कराह रहा है और दुनिया तमाशबीन बनी है। उस अंत का इंतजार कर रही है जो शायद किसी के लिए सुखद तो नहीं होगा, लेकिन छोड़ जाएगा सैकड़ों मौतें और खून से सनी वो ज़मीन जो एक इतिहास के पन्ने में अपनी जगह रखेगी और नफरती इस संघर्ष को बार बार याद करेगी। बहरहाल मामले पर हमारी नज़र है। इन सभी खबरों पर आपकी अगर कोई टिप्पणी है, कोई बदलाव चाहते हैं, कुछ बेहतर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। अपनी राय वहाँ ज़रूर दीजिएगा। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.